तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने बेल्ट ड्राइव और रियर ड्राइव की थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब मैंने देखिए 20 क्वेश्चन लिए हैं जिससे कह सकते हो बेल्ट ड्राइव और रियर ड्राइव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा कह सकते हो सीबीडी 2 में आया हुआ सवाल है ना। मतलब जो भी सवाल आए हैं वो ज्यादातर वेलोसिटी रेशियो के इर्द गिर्द आए, इसलिए मुझे ये चैप्टर पढ़ाना पड़ा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सके कि इससे और क्वेश्चन बन सके, है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, पट्टा चालन में चालक घिरनी, एक चालक घिरनी है। हमेशा मैंने आपको कहा है कि चालक घिरनी को यानी चालक को हमेशा 1 की तरह सोच लीजिए। तो चालक के बारे में इन्होंने कह दिया कि देखो सर जो चालक घिरनी होगी उसका जो व्यास है उसे d1 मानना, गति को आप n1 मानना है। चलित घिरनी का व्यास d2 मानना, देखो चलित घिरनी का जो व्यास है सर इसको d2 मानना और गति को n2 मानना। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर ये बोला जा रहा है कि बताइए चालन का वेग अनुपात क्या होना चाहिए, जो ड्राइविंग हो रही है उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए। तो याद करो मैंने आपको बताया भी है इस चीज को लेके कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है खास तौर से बेल्ट ड्राइव का वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब n2/n1 होगा या फिर हो सकता है कि d1/d2 लिखा होगा। तो दोनों में से कोई भी उत्तर आपको दिखाई दे आप फटाफट आंसर लगा दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो ऐसा कोई उत्तर है d1/d2 तो देखो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ n2/n1 मुझे दिखाई दिया है, n2/n1 मुझे दिखाई दिया है, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, n2/n1 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू बेल्ट स्लिप द वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव, या ब्लेड नहीं होना चाहिए था बेल्ट होना चाहिए था, पट्टे को फिसलन के कारण पट्टे का चालन वेग क्या होता है यानी वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो याद कर लो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाए जब स्लिप हो तो स्लिप की कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बनता है d1/d2 ब्रैकेट में था 1 - s/100। माइनस का क्या मतलब है सर, माइनस का मतलब साफ साफ यही है कि जब भी कभी किसी बेल्ट ड्राइव में स्लिप होगी तो ध्यान रखना उसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा सर वो घट जाएगा। स्लिप के कारण हमेशा वेलोसिटी रेशियो घटता है, कभी बढ़ता नहीं है। तो आप कभी भी बढ़ने वाले पे उत्तर नहीं लगाएंगे, हमेशा घटने वाले पे उत्तर लगाएंगे, यानी इसका जो सही आंसर जाएगा वो ए वाले के साथ जाएगा, डिक्रीज के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी सीबीडी 2 में आया हुआ सवाल है। जितने भी मैंने उस तरह के क्वेश्चन लिए ना जिसमें n2 और n1 के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब सीबीडी 2 में आए हुए सवाल है। एक डीजल इंजन 60 की गति, ये आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेकर गूगल में भी डाल लेना। एक डीजल इंजन 60 की गति 180 आरपीएम है और इसके द्वारा पट्टा चालन के माध्यम से मशीन शाफ्ट को चलाया जाता है। यदि इंजन शाफ्ट एवं मशीन शाफ्ट के व्यास, देखो सबसे पहले दो चीजें बोली जा रही है, एक बोला जा रहा है इंजन के बारे में और दूसरा बोला जा रहा है मशीन के बारे में। ध्यान से सुनना क्रेडिट साथ। तो बच्चा इंजन को हम लोग अपनी तरफ से 1 बोल देते हैं और मशीन को हम लोग अपनी तरफ से 2 बोल देते हैं। क्लियर। तो इंजन शाफ्ट की जो गति है यानी n1 है सर वो 180 आरपीएम है। सुनते रहना सब। फिर क्या बोला जा रहा है कि एक पट्टा चालन के माध्यम से मशीन शाफ्ट को चलाना है। इंजन शाफ्ट एवं मशीन शाफ्ट के व्यास, अच्छा इंजन शाफ्ट का व्यास 400 mm बोला जा रहा है और मशीन शाफ्ट का जो व्यास है d2 सर वो बोला जा रहा है 300 mm। तो बोला क्या है सर, कह रहा है मशीन शाफ्ट की गति डेट मीन्स n2 मुझे बता दीजिए कितना होना चाहिए। ये इसमें वेलोसिटी रेशियो पूछा नहीं है बट वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ही इस्तेमाल होना है भाई। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी रेशियो ये जो n2/n1 होता है सर उसका फॉर्मूला होता है d1/d2, उल्टा होता है ना। तो n2 कितना है सर, n2 ही तो मुझे निकालना है। n1 कितना है सर, n1 है 180, d1 कितना है सर 400 और d2 कितना है 300। फटाफट जल्दी से इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए और देखिए तो कह देना 2 0 से 2 0 उड़ गया सर, और 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 6 3 18 60, तो यहां से n2 बराबर 60 गुणे 4 6 चौटो 24 यानी 240 आरपीएम आ जाएगा। 240 आरपीएम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लेने वाले सवाल को क्योंकि ये हमारे पिछली बार सीबीडी 2 में आया हुआ सवाल है। क्लियर है ना। तो ये इसका सही आंसर सा। अच्छा आबासा वो एक्चुअली में जब हम लोग पीडीएफ से क्वेश्चन निकालते हैं ना सीबीडी 2 के, मान लो ये आया हुआ सवाल है तो वो डायरेक्ट आबासा में होता है, हिंदी वाला वर्जन, इसलिए वो आबासा हो जाता है। तो आबासा इससे पहले कहाँ आया था, देखो इसमें भी आया था। तो जिसमें आबासा था वो एक्चुअली में वो उन्हीं की पीडीएफ से निकाला गया सवाल है। ये भी देखिए ये भी आबासा से है। हाँ, किसी पट्टा चालन में चालक घिरनी का व्यास 610 mm है। देखो चालक घिरनी है तो चालक को हम लोग कितनी तरह से मान ले, तो कह देना चालक को हमने मान लिया 1
और चलित को हमने मान लिया 2। चालक और चलित इन दोनों को हमने 1 और 2 क्रमशः मान लिए। अब ध्यान सुना क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है किसी पट्टा चालन में चालक ढिन्नी का व्यास यानी इसका व्यास 610 mm है, 610 mm, और चलित ढिन्नी का जो व्यास है डेट मीन्स D2 जो है वो 920 mm है। देखो फिर बोला जा रहा है यदि वेट अनुपात 2:3 है तो पट्टे की मोटाई बताइए। सर कुल मिला के पट्टे की मोटाई पूछी जा रही है ये, ठीक। तो याद करिए मैंने यहां पर भी एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद भी होना चाहिए कि वेलोसिटी रेशियो बराबर जो होता है वो N2/N1 या फिर D1/D2, और जब पट्टे की मोटाई भी जुड़ जाती है तो +T ऊपर +T नीचे, यही तो था। तो वेलोसिटी रेशियो N2/N1 बराबर D1/D2 और पट्टे की मोटाई, बट वेलोसिटी रेशियो डायरेक्ट इन्होंने दे दिया 2/3। D1 कितना है सर, D1 है 610 प्लस T। D2 कितना है सर, D2 है 920 प्लस T। अब इससे मुझे सॉल्व करके T निकालना है। तो पहला एक तरीका यह है कि आप इसको T निकालना चाहते हो सर, T निकालना चाहते हो, ऑप्शन से देख लेते हैं ना हम लोग। देखो अगर 10 mm रखेंगे तो 620 और 620 और ये 930, 620 930 310 आ गया। सही आंसर 10 mm होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए 10 mm सही है। मैं देखो देख सुनते हैं, अगर मैंने 10 mm रखा ना ऊपर, यहाँ 10 mm रखा तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 620, नीचे वाला हो जाएगा 930। अगर मैं इसको सॉल्व करने पर आ जाऊं तो ये 31 से सॉल्व हो जाएगा, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, देखो 2/3 आ गया। तो एक ये तरीका हो सकता है कि आप इसको पूरा सॉल्व करिए, लेकिन मुझे जब दिखाई दे रहा है कि 10 रखने से आंसर मिल जा रहा है, 1.5 रखने से किसी कीमत में नहीं मिलेगा, 0.5 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, इवन 5 mm रखने से भी वो टट्टम पिट्टी नहीं हो पाएगी, तो 10 mm रखिए ना। किसने मना किया आपको? आगे देखिए सवाल, देखिए अगला। पट्टा चालन में T1, देखो अब ये है इनिशियल टेंशन का सवाल है ना, T0 का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पट्टा चालन में T1 खींचे पक्ष का तनाव है, T2 ढीले पक्ष का तनाव है, T0 प्रारंभिक तनाव है, तो पट्टा की स्थिर अवस्था के लिए सही है। तो याद करो मैंने कहा था कि जब पट्टा स्थिर अवस्था में होती है यानी जस्ट चलने वाला होता है, मतलब हम चढ़ा रहे होते, तो पट्टे को हमेशा हम लोग खींच कर चढ़ाते हैं, और खींच कर चढ़ाने में जो टेंशन आ जाता है डेट इज कॉल्ड इनिशियल टेंशन, और इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला होता है T1 + T2/2। T1 + T2/2 यही तुम्हारा इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए पट्टा चालन में यदि पट्टे की प्रति इकाई मीटर की लंबाई का द्रव्यमान m है, प्रति इकाई मीटर की लंबाई का द्रव्यमान m है, पट्टे का वेग इतना है, तो बताइए अब केंद्रीय तनाव क्या होगा। इंपॉर्टेंट नहीं वाले क्वेश्चन को, थोड़ी ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर स्टूडेंट हमेशा गलत करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचेंगे, अच्छा अभी केंद्रीय तनाव टीसी पूछा जा रहा है तो वो तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे mv²/r, और mv²/r का, अच्छा चलो अच्छा हुआ mv²/r नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो मेरे भाई जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टीसी होता है ना टीसी बेल्ट में, वो होता है mv², सिर्फ mv², सिर्फ mv²। लेकिन यहां जो m होता है ना वो क्या होता है, ये m द्रव्यमान नहीं है, ये है इकाई मीटर का द्रव्यमान या इकाई लंबाई का द्रव्यमान। अगर मैं पूछूं m क्या है तो सीधा सीधा कहना सर इकाई है, m क्या है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। सर इसे क्या बोला जाएगा, इसे m बोला जाएगा। ओके, बट अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये इनिशियल टेंशन है क्या। बहुत सारे लोग ये इनिशियल टेंशन कह रहा है, ये क्या है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक पुली बना के दिखाई, बहुत ध्यान सुना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ड्राइवर पुली है, कौन सी पुली है, ड्राइवर पुली। इसके ऊपर मैंने पट्टा चढ़ा दिया, इसके ऊपर मैंने क्या चढ़ा दिया सर, मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया पट्टा, ये बेल्ट ऐसे, ओके। और ड्राइवर पुली ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि याले सिरे को खींच रही होगी, इस पर टेंशन T1 आएगा, यहां पर टेंशन T2 आएगा। T1 T2 तो समझ में आ गया। लेकिन अगर यही पुली एक हाई स्पीड से घूमने लगे, ध्यान से सुनना, अगर यही पुली हाई स्पीड से घूमने लगे मेरे भाई, तो होगा क्या कि जितना हिस्सा लिपटा हुआ है ना, इस हिस्से पर भी एक बाहर की ओर टेंसाइल फोर्स या तनाव काम करने लगेगा। वो तनाव आता है अभिकेंद्रीय बल की वजह से। भाई तेज स्पीड से घूमेगा तो पीछे की ओर अभिकेंद्रीय बल,
अब केंद्रीय बल से जो तनाव आता है उसे अपकेंद्रीय तनाव कहते हैं, बट फॉर्मूला mv² होता है। ये m क्या है सर? m होता है इकाई लंबाई का द्रव्यमान। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ mv² होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर क्या है। चपटा पट्टा चालन, इंपॉर्टेंट करना, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही बता रखा कि चपटा पट्टा चालन, पट्टा और ढिन्नी के बीच घर्षण गुणांक म्यू दे रहा है, देख लो। और छादन कोण वही एंगल ऑफ लैप थीटा दे रहा है। तो पट्टे के कसे और ढीले पक्ष के बीच अनुपात बताइए। तो ये मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी कभी हम लोग टाइट एंड और स्लैट एंड पर टेंशन T1 और T2 का रेशियो पूछते हैं बच्चा, तो वो रेशियो जाता है e⁻μ थीटा के साथ। जब भी कभी टाइट और स्लैट एंड पर रेशियो पूछते हैं तो उस रेशियो का मान होता है T1/T2 बराबर e⁻μ थीटा। तो सही आंसर इसके साथ जाएगा सर, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नहीं बी के साथ क्यों, सॉरी, ये आंसर जाएगा ए के साथ, T1/T2 बराबर e⁻μ थीटा। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए लंबाई पूछ ली, दो ढिंडियां जिनकी त्रिज्या r1 r2 है। फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी x है और साफ साफ लिखा है ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो बताइए पट्टे की कुल लंबाई क्या होनी चाहिए? तो याद करो, जब मैंने ओपन बेल्ट ड्राइव कहा था तो कहा था कि पाई r1 प्लस r2 को उठा के जोड़ना, फिर प्लस 2x करना। लेकिन ओपन बेल्ट ड्राइव की खास बात क्या थी कि पट्टे की लंबाई कम थी, इसलिए r1 माइनस r2 का स्क्वायर बटे x। ये लंबाई सर, ये पट्टे की लंबाई थी ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, और ये पट्टे की लंबाई थी सर क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए, ओपन और क्रॉस के लिए थी। ओके, तो इन्होंने आंसर ओपन के लिए पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने अब क्रॉस के लिए पूछ लिया, एकदम आसान। तो क्रॉस के लिए पूछ लिया तो सही आंसर बी वाले ऑप्शन के साथ चला जाएगा सर। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए हो गया, क्रॉस के लिए हो गया, है ना। इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसकी कोई नंबर ही नहीं दी रही, कोई बात नहीं, इन्होंने 9वें के बाद डायरेक्ट 10वां नहीं दिया, बीच में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते। पट्टा चालन में खींचे और ढीले पक्ष के बीच तनाव 800 और 600 न्यूटन है। मतलब 800 को तुम T1 मान सकते हो, 600 को T2 मान सकते हो। और पट्टे का रेखी वेट दे दिया और शक्ति का मान पूछा जा रहा, बताइए शक्ति का मान क्या, और बेल्ट ड्राइव है। तो याद करो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू वी होता है। अगर मैं T1 में से T2 घटा दूं, 800 में से 600 घटा दूं, 200 गुणे 5 आ जाएगा, और 200 गुणे 5 8000 होता है। बट 8000 ऑप्शन नहीं देता, 8 किलोवाट इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप 8000 वॉट कह दीजिए, या फिर उससे अच्छा ये है कि आप 1 किलोवाट कह दीजिए, दोनों बातें एकदम मेरी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ना रखना। एक इंजन शाफ्ट में पट्टी की सहायता से मशीन को चलाया जा रहा है वैसे ही सवाल, लेकिन थोड़ा अजीबो गरीब है, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है पहले जैसे ही। इंजन और शाफ्ट यानी दो चीजें हो रही तुम्हारे पास, फिर से एक इंजन हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया मशीन शाफ्ट। इंजन को इन्होंने कहा कि देखो सर 1 मान लेना, और मशीन शाफ्ट को देखो सर 2 मान लेना, इंजन और मशीन। तो इंजन शाफ्ट में लगी ढिन्नी का व्यास 400 mm है, यानी इंजन पे जो व्यास आपको बताना है दिया गया वो 400 mm दिया गया है। मशीन शाफ्ट में लगी ढिन्नी का व्यास यानी यहां पर दिया गया है 200 mm, चेक कीजिए। फिर क्या है, इंजन शाफ्ट की गति यानी यहां पर जो है 200 RPM दिया गया है, और मशीन शाफ्ट की गति N2 तुमसे पूछा जा रहा है, बताइए निकल पाएगा तुमसे? निकल आएगा, आसान है। तो याद करिए इसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया था, फॉर्मूला इस्तेमाल किया था N1 डिवाइड बाई N2 बराबर D2 अपॉन D1। बस लगाइए इसको, आंसर आ जाएगा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, है। तो N1 कितना है सर, N1 है 200, N2 निकालना है मुझे, D2 कितना है 200, और D1 कितना है 400। ये लीजिए, कितना आसान सवाल है, कितना आसान है। तो 200 से 200 उड़ा दीजिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो N2 आ जाएगा सर वो 400 RPM आ जाएगा, जो सर N2 आ जाएगा वो 400 RPM आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 400 RPM के साथ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए किसी गियर के पिच वृत्त, पिच व्यास और उसके दांतों की संख्या का अनुपात क्या होना चाहिए। पिच व्यास, देखो इन्होंने व्यासी पिच नहीं बोला, इन्होंने बोला पिच व्यास और धातु की संख्या का अनुपात। पिच व्यास मतलब D
और दांतों की संख्या का अनुपात मतलब टी, डी बटे टी पूछा रहा। तो याद करो, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो मैंने कहा था कि सर्कुलर पिच होता है पाई डी अपॉन टी, फिर वासी पिच होता है टी अपॉन डी, जबकि मॉड्यूल मैंने बताया था डी अपॉन टी। तो इन्होंने वही तो पूछा, गियर के पिच व्यास और दांतों की संख्या का अनुपात, मतलब इन्होंने मॉड्यूल पूछा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, है ना। गियर का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गियर का पिच वृत्त का व्यास डी है और उसके दांतों की संख्या टी है तो वृत्तीय पिच बताओ। तो वृत्तीय पिच का याद करो, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि वृत्तीय पिच बराबर होता है पाई डी डिवाइड बाई टी, पाई डी डिवाइड बाई टी। सर ये वृत्तीय पिच होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। तीनों पिच के मैंने फॉर्मूले कहे भी थे, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। हरा, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 13वां। पिच वृत्त से दांतों की जड़ की त्रिज्यीय दूरी, अरे वाह बहुत अच्छा सवाल। देखो जैसे कि मैंने मान लीजिए ये तुम्हारे सामने डियर बनाया है, ये तुम्हारे सामने डियर बनाया, मैंने आपको कहा था कि बीच में से जो सर्कल जाता है वो तुम्हारा पिच सर्कल होता है, बॉटम से जो सर्कल जाता है वो तुम्हारा डिडेंडम सर्कल होता है ना। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि पिच वृत्त से दांतों के जड़ की दूरी बताइए। तो पिच वृत्त से अगर तुम दांतों की जड़ की दूरी, जड़ मतलब बॉटम, बॉटम की दूरी पूछो रही, ये क्या कहलाती थी? तो कहना इसे बोलते थे हम लोग डिडेंडम। और डिडेंडम का मान भी मैंने आपको बताया था 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है, 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्या है, डायमेट्रल पिच और वृत्ताकार पिच का गुणनफल बताइए। इन्होंने ये कहा है कि आप मुझे डायमेट्रल पिच और वृत्ताकार पिच यानी सर्कुलर पिच का गुणनफल बताइए, ये कितना होता है, ये पूछा। द प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रल पिच एंड सर्कुलर पिच। अच्छा, तो डायमेट्रल, पहले सर्कुलर पिच बताइए क्या थी। सर्कुलर पिच थी पाई डी अपॉन टी, डायमेट्रल पिच क्या थी, टी अपॉन डी। जल्दी से देखिए, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा सर, सिर्फ बचेगा पाई, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर पाई के साथ जाएगा। समझ रहे हैं ना सब लोग? दोनों चीजें समझो। अब ये सब चीजें ना मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता, पहले से सारी चीजें नहीं बता रहता ना तो सब बहुत कठिन होता, लेकिन अगर मुझे सारी चीजें पहले से पढ़ रखी है तो ये सब चीजें बहुत आसान है। सवाल देखिए क्या है, विषम संख्या में आइडलर गियर वाली एक गियर ट्रेन की गति की दिशा कैसी होनी चाहिए, है ना, सेम, अपोजिट, इस तरह सवाल है। सबसे पहले ये बताओ आइडलर गियर क्या होते हैं। तो कहना जब भी कभी आइडलर गियर आ जाए तो इसको हम लोग बिचली पुली कहते हैं या माध्यमिक पुली कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिचली या माध्यमिक पुली, ठीक है, माध्यमिक, बीच वाली पुली। लेकिन बीच वाली पुली में संख्या कितनी है, ऑड, विषम। जैसे कि मैं बताता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक चालक है, एक चलित है, ध्यान से सुना, मेरे पास एक चालक है और दूसरा क्या है सर, दूसरा है चलित, और इनके बीच में मैंने विषम संख्या में बिचली पुली लगा दी। चलिए विषम संख्या कितनी होती है सर, 3 मान लेते हैं, पहला गियर, दूसरा गियर और ये तीसरा, 3 गियर लगा दिए विषम संख्या में। देख लो, तो बीच के गियर विषम संख्या में लगा दिए, तो बताइए इनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो कहना अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज तो फिर इसकी क्लॉकवाइज, फिर इसकी क्लॉकवाइज, तो इसकी कैसी हो जाएगी सर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो फिर इसकी कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। देख लो, तो चालक और चलित की जो डायरेक्शन आ गई वो क्लॉकवाइज इसकी थी, तो लास्ट में भी क्लॉकवाइज आ गया, है ना। तो आप याद रखना, जब भी कभी बिजली पुली की संख्या विषम होगी, विषम, तो चालक और चलित की डायरेक्शन सेम होती है, और अगर बिजली पुली की संख्या सम होती है, कैसी होती है, सम, तो चालक और चलित की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, है ना। तो चालक, अब देखो इन्होंने बोला विषम है, विषम है मतलब सेम डायरेक्शन वाला आंसर सही होना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ ड्राइविंग गियर। चलित गियर की गति की दिशा चालक गियर के समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पे घड़ियों में कार्य करने वाली गियर ट्रेन इनमें से क्या है। देखो एक चीज ध्यान रखना, घड़ियों में एक गियर ट्रेन इस्तेमाल होती है, घड़ियों में एक गियर ट्रेन इस्तेमाल होती है, और कई बार वो गियर ट्रेन का इस्तेमाल पूछा भी जाता है कौन सी गियर ट्रेन होती है। तो बस आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लो, घड़ियों में जो गियर ट्रेन स्टार्ट होती है वो रिवर्टेड,
या फिर कई बार इसको रिवर्स गियर ट्रेन से नाम से जानते हैं, रिवर्स। ओके, तो एक रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग घड़ियों में करते हैं। इसकी मदद से हम लोग घड़ियों की सुइयों को जोड़ते हैं, सेकेंड वाली सुई को घंटे वाली सुई के साथ। हम लोग ये कॉम्बिनेशन कैसे लाते हैं, सोचा कभी कि सेकेंड वाली सुई अगर 8 से 8 डिग्री घूमती है तो घंटे वाली सुई इतना डिग्री घूमनी चाहिए, ये कैसे जनरेट करते हैं, ये गियर की मदद से जनरेट करते हैं। और उसमें कौन सी गियर ट्रेन लगी होती है, क्या दे रहा, रिवर्टेड गियर ट्रेन लगी होती है, इस बात को याद रखिएगा, रिवर्टेड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, स्पर गियर का विवरण दिया गया है। स्पर गियर का दांतों की संख्या इन्होंने कह दी कि देखो सर दांतों की संख्या 22 मानो, पिच वृत्त व्यास, पिच वृत्त व्यास मतलब डायमीटर मानो 14 mm, तो वृत्ताकार पिच बताइए कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ये बात बताइए वृत्ताकार पिच का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, सर कह देना पाई डी डिवाइड बाई टी बताया है। वैल्यू को पुट करते हैं क्योंकि डेटा बड़ा खूबसूरत दिया गया है। पाई की वैल्यू 22/7 रखना, डायमीटर तुम्हारा 14 दिया गया है और टी का मान 22। ये देखिए कितना खूबसूरत डेटा है, मतलब मजा ही आ गया डेटा देख के। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 22 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो फाइनली जो है वृत्ताकार पिच आ रही 2 mm। तो ये सवाल इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रखे जाते हैं ना, ताकि हम लोग डेटा को लेके कंफ्यूजन ना हो और आंसर तुरंत आ सके। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक रैट क्या होता है, रैट मैंने पहले भी कहा था, रैट और पिनियन। देखो पिनियन ऐसे होता है और रैट ऐसे होता है, याद है ना। पिनियन में भी दांते की संख्या होती है, रैट में भी होती है ना। अब अगर हमारा पिनियन ऐसे घूम रहा है तो रैट ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा। ऊपर वाला पिनियन होता है और नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वाला क्या होता है, तो कहना नीचे वाला सर रैट होता है। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि जो रैट होता है ना, रैट इसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से इनमें दांतों की संख्या को भी इनफाइनाइट कहते हैं, है ना। तो अनंत नंबर ऑफ टीथ, देखो रैट के बारे में है तो आंसर ए के साथ जाएगा, दांतों की अनंत संख्या। अनंत वृत्ताकार पिच, अनंत मॉड्यूल, ये सब फालतू की बातें हैं, दांतों की संख्या अनंत होनी चाहिए रैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 19 नंबर, गियर की एक जोड़ी की पूरी गहराई किसके द्वारा सोटी जाती है। बहुत अच्छा सवाल। देखो एक बात मुझे बताइए, जैसे कि मैं गियर का एक दाता बनाऊं, गियर का एक दाता बनाऊं, याद करिए मैंने आपको कहा था कि बीच में से जो सर्कल जाता है, सर वो सर्कल कौन सा होता है, तो बीच में से जो सर्कल जाता है वो पिच सर्कल होता है, ये डिडेंडम सर्कल होता है ना। और फिर यहां वाला सर्कल कौन सा होता है, सर ये एडेंडम सर्कल होता है। बताइए, तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए यहां तक। अब याद करो टोटल डेप्थ, यानी उन्होंने बोला था होल डेप्थ, किसी गियर के दांतों की पूरी गहराई कहलाती है। देखो इधर याद करिए मैंने बताया था कि ये लेंथ तुम्हारी कहलाएगी एडेंडम और ये लेंथ कहलाएगी डिडेंडम। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल डेप्थ कितनी हो रही किसी भी गियर के दांतों की, तो कहना अडेंडम और डिडेंडम को उठा के जोड़ दीजिए, यही तो टोटल डेप्थ है ना। तो अडेंडम प्लस डिडेंडम, यही इसका आंसर सही हो जाना चाहिए कि अडेंडम और डिडेंडम को जोड़ दीजिए तो टोटल डेप्थ निकलाएगी। 2 टाइम्स डिडेंडम 2 टाइम्स अडेंडम नहीं कर सकते, क्योंकि बीचों बीच नहीं होता। अगर बीचों बीच होता तो ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अडेंडम और डिडेंडम का योगफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कई बार कहा है कि पिच सर्कल ठीक बीचों बीच नहीं होता, एक बार नहीं 10-10 बार बताया। गियर दांतों का बताइए निर्दिष्ट कैसे करते हैं, यानी स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं। मार्केट में गियर लेने जाइए तो क्या कहे कि गियर लोड है, स्पेसिफिकेशन बताइए कैसे करते हैं। तो याद करिए मैंने कहा भी था कि गियर दांतों का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, तो कहना उसका स्पेसिफिकेशन होता है पीसीडी से, यानी पिच सर्कल डायमीटर से। तो पिच सर्कल डायमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पिच सर्कल डायमीटर को बताइए, तभी मार्केट में आपको गियर देगा आदमी, है ना। तो बच्चा यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन लिए हुए थे, क्योंकि ये 20 इस चैप्टर से थोड़े से कम लिए, क्योंकि क्वेश्चन चुने चुने ही आते हैं। पिछली बार जब सीबीटी 2 की 9 शिफ्ट हुई थी, तो 9 शिफ्टों में से 4 से 5 शिफ्टों में इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे, हर शिफ्ट में नहीं देखने को मिले थे, है ना। लेकिन इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर गियर वाला टॉपिक नहीं आता। तो हम लोग वो जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, लीवर एंड सिंपल मशीन, वो चैप्टर अब खत्म हुआ है। हाँ, यानी 11 चैप्टर में से आज खत्म हुआ है पहला चैप्टर, ठीक है। और पूरी डिटेल के साथ पढ़ा रहे, बगल में असाइनमेंट है, उसको भी लगाइए। असाइनमेंट में एक्चुअली ये पीडीएफ है, उसके अलावा मैं और क्वेश्चन भी अभी डालूंगा।
रेटिंग जरूर दीजिए बटन में कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।